ये 1957 की गर्मियों की बात है, जब बलूचिस्तान के रेगिस्तान तांबे की तरह तप रहे थे। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में बेचैनी की लहरें करवटें ले रही थीं। वो खतरा महसूस कर रहे थे कि कहीं आने वाले दिनों में बलोच परंपराएं खत्म न हो जाए। इसीलिए यहाँ के बुजुर्ग और कबायली इलाकों के कुछ नेता कलात के खान से मिलने जाते हैं। कलात ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक शहर है जो आजादी से पहले एक रियासत हुआ करती थी। यहाँ के नवाब को खान ऑफ कलात कहा जाता था। उस दौर में कलात के खान थे मीर अहमद यार खान। इस पूरे डेलीगेशन ने खान से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया जिसमें बलूचों ने अपनी कई शिकायतें लिखी थी। खान को ऐसे मेमोरेंडम पहले भी कई बार मिल चुके थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि लोगों का गुस्सा फूट पड़े उससे पहले ही उन्हें खुद जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर लेनी चाहिए। कुछ महीनों बाद खान ऑफ कलात पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से मिलने जाते हैं। सर्दी के मौसम की वो एक उदास सी दोपहर थी जब खान राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अगले दिन उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से होती है। मीटिंग के बाद मिर्जा कलात के खान से कहते हैं, जनाब कुछ दिन आप यहीं रुकिए, आखिर हमें भी तो खातिरदारी का मौका दीजिए। खान उनकी बात को टाल ना सके और करीब 15 दिनों तक वो राष्ट्रपति भवन में मेहमान बनकर रहते हैं। लेकिन इसी बीच वहां एक और मेहमान आता है जिसे देखकर खान ऑफ कलात समेत हर कोई दंग रह जाता है। ये मेहमान थे भारत की एक रियासत के नवाब, जो किसी छोटे मोटे काम से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान आए थे। ये थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान वो शख्स जिन्हें भारत में लाखों रुपए का प्रीवी पर्स, तरह तरह के सम्मान और दूसरे कई प्रिविलेज मिल रहे थे। बंटवारे के 10 सालों बाद उन्हें पाकिस्तान में देखकर खान दंग रह गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्हें पता चला कि नवाब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में यहाँ आए हैं। इतिहास बताता है कि नवाब को ये सपना दिखाया था इस्कंदर मिर्जा ने। उन्होंने सियासत के शतरंज पर हर मोहरे को इस तरह सेट कर रखा था कि नवाब को ये लगने लगा कि उनका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा हो ही जाएगा। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसे राज के बारे में पता चला जिसे सुनते ही नवाब के होश उड़ गए। पीएम बनना तो दूर की बात है, जैसे तैसे जान बचाकर उन्हें भारत भागना पड़ा। क्या था ये राज जिसने नवाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और क्यों पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने दुश्मन देश के नवाब को ही चुना? इन सभी सवालों के जवाब दफन है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा बलूचिस्तान के रेगिस्तान में। देश की राजधानी दिल्ली से 1575 किलोमीटर दूर खारान के रेगिस्तान में बना ये महल कलात के इतिहास की कहानी कहता है। एक वक्त वो भी था जब यहाँ से खान ऑफ कलात अपनी रियासत का राजकाज देखा करते थे और यहाँ आबादी बसती थी बलूचों की। वैसे तो आसपास के ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों में भी बलूच रहा करते थे, लेकिन कलात में उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी। इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के वंशज होने का दावा करने वाले ये लोग होने को तो मुसलमान ही हैं, लेकिन इनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और पहनावा पाकिस्तान के दूसरे लोगों से काफी अलग है। बलूच कथाएं बताती है कि ये अलेप्पो छोड़कर यहाँ बसे थे। अलेप्पो सीरिया का एक शहर है जिसका पुराना नाम हलब था। क्योंकि कलात में बलूचों की आबादी ज्यादा थी, इसीलिए इसे बलूचिस्तान कहते थे। बलूचिस्तान ने खुद को हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान से अलग माना। तभी तो बरसों पहले भारत की रियासतों पर कब्जा करते करते जब अंग्रेज बलूचिस्तान तक पहुंचे तो उन्होंने इस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि यहाँ के खान से संधि कर ली ताकि इस इलाके पर रूस अपना हक ना जमा सके। कलात के पास ही खारान, लासबेला और मकरान 3 और रियासतें थी जहां बलूच रहते थे। आज इन चारों को मिलाकर बलूचिस्तान 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है।
लेकिन उस दौर में कलात को ही मेन बलूचिस्तान माना जाता था। खान से संधि के साथ ही कलात के विदेशी मामलों का कंट्रोल भी ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया, लेकिन अंदरूनी मामलों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए एक तरह से कलात आजाद था, ठीक वैसे ही जैसे भूटान, नेपाल और सिक्किम थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1877 में खुदादाद खान यहाँ के राजकुमार बने, जिनके राज्य पर ब्रिटेन का कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर से अलग कलात डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। इसीलिए इसे भूटान, नेपाल और सिक्किम के साथ ही रजवाड़ों की लिस्ट बी में रखा गया, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा नहीं थे, जबकि भारत के बाकी के 560 रजवाड़े लिस्ट ए में थे, यानी कि अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया, तब ए कैटेगरी की सारी रियासतों ने अपने लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लिया। वहीं बी कैटेगरी की रियासतों ने खुद को आजाद रखने की जद्दोजहद शुरू कर दी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तब कलात के खान ने पैरवी के लिए उनके पास एक वकील भेजा। इत्तेफाक देखिए कि ये वकील कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के होने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में माने तो 1946 में कलात के खान ने समद खान नाम के एक शख्स को ये क्लैरिफाई करने के लिए दिल्ली भेजा कि कलात ना भारत का हिस्सा है और ना ही पाकिस्तान का, वो आज़ाद है और उसकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन उस वक्त किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके दावे को ठुकरा दिया। इसीलिए कलात के खान ने अपने दोस्त जिन्ना की मदद ली। खैर, खान ने पाकिस्तान को बनाने में काफी पैसा दिया था, इसीलिए उनकी पैरवी करते हुए जिन्ना ने कैबिनेट मिशन से खुद कहा, बंटवारे की शर्तों में कलात को आजाद डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि कलात की संधि ब्रिटिश इंडिया सरकार से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। मैप में देखा जाए तो कलात के आसपास का सारा इलाका पाकिस्तान का था, और जब पाकिस्तान के कायदे आजम ही कलात को आजाद कर रहे थे, तो कलात का आजाद होना एक तरह से पक्का हो गया। 4 अगस्त 1947 दिल्ली में राउंड टेबल मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ कि कलात एक आजाद देश होगा और आने वाले समय में खारान, मकरान और लोसपुला को भी इसमें मिला दिया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी अलग पहचान है और मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत और इसके अगले ही रोज यानी कि 16 अगस्त को कलात भी आजाद हो गया। एक आजाद देश की तरह ही कलात में भी संसद बनाई गई, जिसे दारुल आवाम कहते थे। इनका झंडा अलग था, संविधान अलग लिखा जा रहा था। कुल मिलाकर कलात यानी कि बलूचिस्तान एक अलग देश बन चुका था। कहते हैं कि तब जिन्ना को भी कलात में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनका पूरा फोकस कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़ को हड़पने पर था। भोपाल के नवाब जिन्ना के खासम खास थे और मुस्लिम लीग के कई नेता उन्हें पाकिस्तान का अगला कायदे आजम कहा करते थे। इसीलिए नवाब ने भोपाल की जनता का खूब सारा पैसा पाकिस्तान निर्माण में लगा दिया। खुद उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई ताकि वो यूएन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। पाकिस्तान में जाने के लिए नवाब हमीदुल्लाह खान इतने बेकरार थे कि वो तो आधे राजस्थान को ही पाकिस्तान में मिला देते, लेकिन जनता और पटेल के बुलंद इरादों के आगे उनकी एक ना चली और आखिरकार भोपाल को ही भारत में मिलना पड़ा। देखते ही देखते जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद भी जिन्ना के हाथों से निकल गए। अब जब कुछ नहीं मिला तो जिन्ना का ध्यान गया कलात पर। इसकी वजह बना वो खत जिसे खारान के नवाब मीर मोहम्मद हबीबुल्लाह ने जिन्ना को भेजा था। इस खत में लिखा था, मेरी सल्तनत कभी भी कलात के काबू में नहीं आएगी और हम उनका भरपूर विरोध करेंगे। खारान के साथ ही लोसबुला और मकरान ने भी कलात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 17 मार्च 1948 को ये तीनों रियासतें पाकिस्तान में जा मिली और कलात अकेला रह गया। अब जिन्ना के इरादे बदल गए और उन्होंने कलात के खान को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने खान से जल्द पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा।
कलात के दारुल आवाम ने इस चिट्ठी का विरोध करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से अलग है। महज मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो फिर तो ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। बलूचों को ये डर था कि पाकिस्तान की सरकार कभी भी उनकी संस्कृति और पहचान को तवज्जो नहीं देगी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग रहना चाहते थे। लेकिन खेल तब बदल गया जब 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। इसमें सेंट्रल सेक्रेटरी वीपी मेनन के एक स्टेटमेंट पर बात हुई और कहा गया कि मेनन का कहना है कि कलात के खान पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत का इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। इस इंटरव्यू का सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि भारत का कलात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेनन पटेल के साथ रियासतों के विलय का काम संभाल रहे थे। इसीलिए उनकी बात को पाकिस्तान ने बहुत ही सीरियसली लिया। अब जिन्ना को मौका मिल गया था कलात को हड़पने का, इसीलिए बिना देरी किए उन्होंने आर्मी को कलात भेजा। 1 अप्रैल 1948 पाकिस्तान की आर्मी ने कलात के खान को किडनैप कर लिया और जोर जबरदस्ती से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके सिग्नेचर करवा लिए। इस तरह 225 दिनों तक आज़ाद रहने के बाद अब कलात भी पाकिस्तान का गुलाम बन गया और पूरा का पूरा बलूचिस्तान ही पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। इसी के साथ बलूचों का गुस्सा फूट पड़ा। खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम की लीडरशिप में कलात के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे डर कर पाकिस्तानी सरकार ने करीम को जेल में बंद कर दिया और आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ आर्मी को तैनात कर दिया। अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है बलूचों पर जुल्मो सितम का। इतिहास बताता है कि उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान में भी इसी तरह के विद्रोह हो रहे थे। इसीलिए साल 1954 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा और आर्मी चीफ अयूब खान ने पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक करना। 1 यूनिट बनते ही वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंस, स्टेट और कबीलाई इलाकों को भी एक कर दिया गया, जिस कारण बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मुझे जंगे आज़ादी का मजा मालूम है, बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, इन 60 साल जीने की सजा मालूम है। पाकिस्तान के कवि हबीब जालिब की लिखी ये चंद पंक्तियां बताती है कि कैसे पाकिस्तान ने बलूचों को खून के आंसू रुलाए, उनकी पहचान को मिटाना चाहा। इसीलिए सरकार के खिलाफ कई बलूच ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए। इन ऑर्गेनाइजेशंस के नेता अपनी शिकायतें लेकर बार बार खान ऑफ कलात के पास जाते थे, ताकि खान उन्हें पाकिस्तान सरकार तक पहुंचा सके। 1956 तक के 8 सालों में बलूचिस्तान के कबायली नेता और बुजुर्ग ऐसे कई मेमोरेंडम खान को सौंप चुके थे, लेकिन खान भी क्या करते, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अलग ही राजनीति में उलझे थे। वो ऐसे कि 1956 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे चौधरी मोहम्मद अली और राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। कहते हैं कि ये वही इस्कंदर मिर्जा थे जो इतिहास में गद्दार नाम से मशहूर मीर जाफर के वंशज थे। अपने कार्यकाल में ये एक के बाद एक 7 प्रधानमंत्रियों को बदल चुके थे। इसी वजह से पाकिस्तान की जनता, नेता और ब्यूरोक्रेसी इनसे खफा थी। लेकिन हालात तब बेकाबू हुए जब 13 जुलाई के रोज कराची के कमिश्नर और होम सेक्रेटरी ने एक ऑफिस पर छापा मारा। बताया जाता है कि ये ऑफिस किसी खुफिया पुलिस का था। ये खुफिया पुलिस विपक्ष के नेताओं, अफसरों, यहाँ तक कि सरकार के अपने मंत्रियों के भी कॉल रिकॉर्ड्स करती थी। यहाँ से टेलीफोन रिकॉर्ड करने वाली मशीनों को भी जब्त किया गया। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया और इल्जाम लगा इस्कंदर मिर्जा पर। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव सिर पर थे। उन दिनों विपक्ष को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अब्दुल कयूम खान और ईस्ट पाकिस्तान के कद्दावर नेता हुसैन शहीद सहरवर्दी। ऑपोजिशन को जनता का पूरा सपोर्ट था। लोग बस वोटिंग का इंतजार ही कर रहे थे। मिर्जा को हारने का डर सता रहा था,
इसीलिए वो विरोधियों की हर प्लानिंग पर नजर रखने के लिए उनके कॉल रिकॉर्ड करवा रहे थे। राष्ट्रपति बने रहने के लिए वो चुनाव टालने, यहाँ तक कि मार्शल लॉ लगाने तक को तैयार हो गए। लेकिन जब बलूचों की शिकायतें लेकर कलात के खान उनसे मिलने पहुंचे, तब मिर्जा को एक आइडिया आया। उन्होंने खान से मीटिंग की और इस मीटिंग में खान ने बताया कि लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान को 1 यूनिट से बाहर कर दिया जाए ताकि वो चैन की सांस ले सकें। तब इस्कंदर मिर्जा ने उन्हें मेक नायर से मिलने की सलाह दी। मेक नायर उस वक्त के जाने माने लॉ एडवाइजर थे, जिनसे मिलने के लिए खान ऑफ कलात को लंदन जाना पड़ता। इस्कंदर मिर्जा ने खान के लिए इसका भी इंतजाम करवा दिया और जब उन्हें लगा कि खान अब पूरी तरह शीशे में उतर चुके हैं, तब मिर्जा ने उनसे अकेले में बात की। दिन ढलने को था। बातों बातों में इस्कंदर मिर्जा खान से बोले कि चुनाव सिर पर आ चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अगले कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति बनने का इरादा रखता हूं, लेकिन चुनावी मुहिम चलाने के लिए जिस पूंजी की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए अगर आप अपनी तरफ से 50 लाख रुपए का दान कर दें तो आसानी हो जाएगी। इससे पहले कि खान कुछ कह पाते, मिर्जा ने अपने दिल की पूरी बात उनके सामने रख दी और कहा, आप बहावलपुर के नवाब से 40 लाख रुपए और खैरपुर के राजा से 10 लाख रुपए भी दिलवा दें। बदले में हम आपकी रियासत कलात, बहावलपुर और खैरपुर को 1 यूनिट से अलग कर देंगे। मैंने भोपाल के नवाब को बुला लिया है, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं तो राष्ट्रपति हूँ ही, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। खान ऑफ कलात ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में लिखा है कि इस्कंदर मिर्जा ने उनके कान में आहिस्ता से कहा था कि बस तुम कोई ऐसा उपाय करो कि ये सब काम बिना किसी रुकावट के हो जाए। इसी वजह से उन्होंने नवाब हमीदुल्लाह खान को भी भोपाल से कराची बुला लिया। लेकिन कलात के खान का मानना था कि अगर पाकिस्तान की जनता के पसंदीदा नेताओं से मिर्जा दोस्ती कर लें तो ही वो राष्ट्रपति बन सकेंगे। इसके अलावा उन्हें जिताने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। उन्होंने मिर्जा को भी ये सलाह दी, लेकिन उनका ये मशवरा मिर्जा को पसंद नहीं आया। इस्कंदर मिर्जा तो पक्का कर चुके थे कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो पाकिस्तान में उसी तरह मार्शल लॉ लगा देंगे जैसे कि इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। मिर्जा का प्लान था कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो तुरंत मार्शल लॉ लगाकर खुद राष्ट्रपति बने रहेंगे, नवाब को वो प्रधानमंत्री बना देंगे और फिर से इलेक्शन करवाएंगे ताकि वो अगली बार भी प्रेसिडेंट बन सके। खान ऑफ कलात मिर्जा की बातें सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि क्या आपने इस बारे में आर्मी के कमांडर इन चीफ अयूब खान को बताया है? इस पर मिर्जा बोले कि अगर अयूब खान ने उनके रास्ते में आने की कोशिश की तो समय बर्बाद किए बिना ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में खान ने बताया कि उन्होंने जब नवाब से कराची आने का कारण पूछा तो नवाब बोले, मेरे यहाँ आने का मकसद वो स्कीम है जिसमें मेरा नाम शामिल किया गया है। मैंने इस्कंदर मिर्जा की पेशकश स्वीकार कर ली है। नवाब को पता ही नहीं था कि मिर्जा उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले हैं। मिर्जा के मंसूबों को पूरा होने में इतनी ही देर रह गई जिसके लिए गालिब ने कहा था 2-4 हाथ, जबकि लबे बाम रह गया। लेकिन इससे पहले ही खान ऑफ कलात समझ गए कि इस्कंदर मिर्जा किसी के भी सगे नहीं हैं। वो बस किसी भी तरह राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। इसके लिए मिर्जा उन्हें और नवाब को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जनता भी उनसे तंग आ चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। उल्टा अपने साथ साथ वो उन्हें और नवाब को भी ले डूबेंगे। अपनी किताब में खान बताते हैं कि उसी शाम एक पार्टी में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ अयूब खान से हुई। उन्होंने अयूब खान से पश्तो में बात की और बताया कि कैसे मिर्जा उन्हें रास्ते से हटाने की फिराक में हैं। ये सुनकर अयूब खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। अगले दिन खान ऑफ कलात ने नवाब हमीदुल्लाह खान को सारी हकीकत बताते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों के बारे में समझाया और कहा कि इस्कंदर मिर्जा के दोबारा राष्ट्रपति बनने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम दोनों को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये सुनते ही नवाब के होश उड़ गए। उन्होंने रातों रात भारत भागने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि विश्वास का वो कौन सा रिश्ता था
जिसके कारण इस्कंदर मिर्जा ने खान ऑफ कलात को अपना राजदार बनाया और भोपाल के नवाब को देश का सबसे अहम पद सौंपने का फैसला कर लिया। इसका जवाब दिया पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शहरयार खान की वाइफ ने। शहरयार खान नवाब के नवासे थे, यानी कि आबिदा सुल्तान के बेटे। उनकी वाइफ ने बताया कि नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल राजघराने से आते थे और इस्कंदर मिर्जा मुर्शिदाबाद राजघराने से। दोनों राजघरानों में पक्की यारी थी, जिसे इन दोनों ने भी आगे बढ़ाया। नवाब जब भी पाकिस्तान आते तो वो इस्कंदर मिर्जा के घर पर ही रुकते और मिर्जा जब भी कराची जाते तो नवाब के फार्म हाउस पर स्टे करते। इसी तरह खान ऑफ कलात और नवाब हमीदुल्लाह खान के बीच भी पक्की यारी थी। अब दोस्त का दोस्त भी तो दोस्त ही होता है। यही सोचकर इस्कंदर मिर्जा ने कलात के खान को अपना राजदार बनाया और भोपाल के नवाब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुला लिया। उन्हें लगा कि खान ऑफ कलात मजबूर भी है, इसीलिए उन्हें तो साथ देना ही पड़ेगा। मगर अफसोस कि खान और नवाब को पहले ही हकीकत पता चल चुकी थी। नवाब ने खान ऑफ कलात का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि आपसे मेरी मुलाकात पहले ही हो गई। उस वक्त नवाब को भारत सरकार से 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स मिल रहा था। उनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी भी थी, पैसा भी था और ब्रिटेन में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। कलात के खान ने उन्हें समझाया कि इस्कंदर मिर्जा के चक्कर में वो इन सब से हाथ धो बैठेंगे और उनके प्रधानमंत्री बनने का चांस भी 0% है। नवाब रात भर सोचते रहे और अगले दिन उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले वो मिर्जा से मिले। उन्होंने खान ऑफ कलात से भी बातचीत के बारे में मिर्जा को कुछ नहीं बताया और ना ही उन्हें कुछ समझाया, बल्कि इतना कहकर रवाना हो गए कि वो लंदन में अपने कारोबार और भारत में अपनी प्रॉपर्टी के मामलों को सुलझाने के बाद ही वापस आ जाएंगे। मिर्जा ने नवाब को एक और दिन रुकने के लिए कहा। अगले दिन दोनों में 4 घंटे तक बातचीत हुई और नवाब ने मिर्जा से 1 अप्रैल 1958 को वापस आने का वादा किया और जैसे तैसे अपनी जान छुटाकर भारत आ गए। नवाब तो बच गए, लेकिन इस्कंदर मिर्जा की कुर्सी नहीं बच पाई। इसीलिए प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके उन्होंने आर्मी चीफ अयूब खान को सारे पावर्स दे दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अयूब खान ने मिर्जा के इरादों की भनक लगने के बावजूद भी उनका साथ दिया था। डॉक्टर मोहम्मद वसीम अपनी किताब पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि जब आवाम उनसे मार्शल लॉ लगाने का कारण पूछ रही थी, तब मिर्जा ने सारा दोष कलात के खान के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि खान ऑफ कलात बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। 6 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान भेजा और कलात के खान को अरेस्ट करवा दिया। इस बात से बलूच भड़क उठे और नवाब नवरोज खान की लीडरशिप में बलूचों ने फिर से सरकार का विरोध शुरू कर दिया। तब पाकिस्तानी आर्मी ने नवरोज खान को जेल में डाल दिया, जहां उनका देहांत हो गया। वहीं उनके बेटों और भतीजों को फांसी देकर एक तरह से इस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया। इस पूरे संघर्ष में हजारों बलूच मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इस्कंदर मिर्जा को भी निगल लिया। हुआ यूं कि कुछ ही दिनों में अयूब खान के तेवर बदलने लगे। 27 अक्टूबर को उन्होंने मिर्जा को ही अरेस्ट करवा लिया और उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया। इस्कंदर मिर्जा को ब्रिटेन भिजवाकर अयूब खान ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। हालात ये हो गए कि ब्रिटेन में मिर्जा को फकीरों की तरह रहना पड़ा। 12 नवंबर 1969 में लंदन में उनका देहांत हो गया, लेकिन मरने के बाद भी पाकिस्तान ने उन्हें दफनाने के लिए जमीन नहीं दी। तब ईरान के शाह ने उनकी लाश को ईरान में दफन करवाया। इस पूरे खेल में अगर कोई जीत में रहा तो वो थे नवाब हमीदुल्लाह खान, जिन्हें खान ऑफ कलात ने सारी हकीकत पहले ही बता दी थी। बड़े मजे से उन्होंने ब्रिटेन में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए, लेकिन उनके पाकिस्तान प्रेम के कारण भोपाल को नुकसान उठाना पड़ा। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी पहले भोपाल को ही बनाया जाना था, लेकिन नवाब के कारण सरकार ने ग्वालियर या इंदौर में से किसी एक को चुनने का फैसला किया। तब भोपाल के फेमस लीडर और नेहरू के करीबी शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें ये समझाया कि भोपाल हर मौसम में सुरक्षित है और राजधानी बनने के सबसे लायक शहर है। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद जाकर उनकी कोशिशें रंग लाई
और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। नवाब की करोड़ों की प्रॉपर्टी आज भी भोपाल में है, जिस पर उनके इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले वंशज क्लेम करते हैं। इन्हीं में से एक है एक्टर सैफ अली खान भी, जो नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान के ग्रैंडसन हैं। लेकिन 5000 करोड़ की इस प्रॉपर्टी पर वो हक नहीं जमा सकते, बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि नवाब के पाकिस्तान जाने के कारण अब ये एनिमी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। यानी कि साफ है, ना तो नवाब का फायदा हुआ और ना ही नवासों का। इतिहास बताता है कि 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान भी दुनिया से अलविदा कह गए। वहीं पाकिस्तान के नेताओं और आर्मी चीफ के बीच तख्ता पलट का जो खेल शुरू हुआ, वो आज भी बदस्तूर जारी है। खैर दोस्तों, भोपाल के इतिहास की पूरी कहानी हमने आपके लिए 3 पार्ट में पेश की। अगर आप तीनों पार्ट देख चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।